निजी कंपनियों के आगमन से अब अंतरिक्ष में भी यानों की आवाजाही बढ़ने वाली है। इसी के साथ पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में उपग्रह यान और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कचरे का पृथ्वी पर गिरने का सिलसिला भी बढ़ेगा। हाल ही में चीन के 20,000 किलो वजनी एक सैटेलाइट का भारी भरकम टुकड़ा अनियमित होकर मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा है। इससे पहले मई 2020 में भी चीन के एक अन्य रॉकेट भी अनियमित होकर पश्चिमी अफ्रीकी तट पर जाकर गिरा था। लेकिन क्या ऐसे हादसों से होने वाले नुकसान का मुआवजा मिलता है? क्या दुनिया में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो इस तरह की घटनाओं से प्रभावी हो और व्यवहारिक रूप से उपयोग में है? तो जवाब है हाँ। विभिन्न देशों की सरकारों ने आपसी सहमति से ऐसे कानूनों की मान्यता दी है जो किसी देश के अंतरिक्ष कबाड़ से होने वाले जान माल के नुकसान से हमारी रक्षा करते हैं। क्या है अंतरिक्षीय कचरा? अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसी कोई भी वस्तु जो निष्क्रिय होकर पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर घूम रही है, वह है अंतरिक्ष कचरा, स्पेस डेब्रिस कहलाती है। एक शोध के अनुसार जनवरी 2020 तक पृथ्वी की कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष कबाड़ का वजन करीब 8,000 मीट्रिक टन से अधिक है। अक्सर पृथ्वी पर इनके गिरने की घटनाओं के बाद लोगों का एक ही सवाल होता है कि क्या इन्हें गिरने से रोका जा सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। पहला, अधिकृत संस्थाओं को ऐसी खतरनाक परिस्थितियों को पहले से रोकना होगा। दूसरा, नियमों और प्रोटोकॉल्स का पालन और निगरानी के लिए मॉडल तैयार करना होगा। और आखिर में, अगर ऐसे हादसे होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जिम्मेदारी तय करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होगी। अंतरिक्ष यान घर पर गिरे तब क्या होगा? अगर किसी देश का अंतरिक्ष यान आपके घर पर गिरे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो ऐसे हादसों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और कानून मौजूद है। वर्तमान अंतरिक्ष कानून दरअसल 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि और 1972 की दायित्व सम्मेलन के तहत प्रभावी है। दोनों समझौतों को अमेरिका ने भी अपनाया है। इसके अनुसार अंतरिक्ष यान का क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी अन्य देश की सीमा पर गिरने पर यह 2 देशों की सरकारों के बीच का मुद्दा होगा। दोनों संधियों के अनुसार ऐसे हादसों के लिए वह देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार होगा, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मरणों के महत्व और उनका संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था और अंतरिक्ष यान से होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही क्षति उस देश की किसी निजी कंपनी द्वारा ही क्यों ना हुई हो। कैसे काम करता है कानून? इस कानूनों के अनुसार आपके देश को यह साबित करने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि किसी अंतरिक्ष यान के मलबे क्षतिग्रस्त टुकड़े ने पृथ्वी की सतह पर या किसी सामान्य विमान को नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, मान लीजिए कि चीन का अंतरिक्ष यान हमारे देश में किसी दूर दराज गांव में एक घर पर गिरकर नष्ट हो जाता है, तो इस स्थिति में भारत सरकार राजनयिक स्तर पर चीन से मुआवजे का दावा करेगी और फिर आपके नुकसान का भुगतान या भरपाई करेगी। अगर भारत ऐसा दावा करने का विकल्प चुनता है तो हालांकि इस बात की आशंका बहुत कम होती है कि किसी यान का मलबा आबादी क्षेत्र में गिरे। रूस को देने पड़े थे 18 करोड़ रुपए। 1978 में रूस का सोवियत क्रॉसमॉस 954 उपग्रह कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक बंजर इलाके में दुर्घटना के बाद यान के परमाणु रेडियोधर्मी मलबा उस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में फैल गया। अमेरिका कनाडा की संयुक्त टीम ने इस रेडियोधर्मी कचरे को हटाया, जिसकी लागत उस समय 84 करोड़ रुपए से अधिक आई थी। तब कनाडा ने तत्कालीन सोवियत संघ से 36 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा किया था। सोवियत संघ ने अंततः 18 करोड़ रुपए देकर मामले को रफा दफा किया था। यह पहला और अब तक का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां लायबिलिटी कन्वेंशन के तहत बने कानून और संधि समझौते का उपयोग किया गया है, जब एक देश का अंतरिक्ष यान दूसरे देश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? ऐसी और जानकारियों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।